आहिस्ता बोले ना, क्या हो गया? आप खामोश हो जाए जी। पेज नंबर निकालें। वन जीरो सेवन। पहले निकाल लें 109। अच्छा, टाइम पे आया करें। ये क्वेश्चन है कि ये दो तीन चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनको देख लें। अच्छा, एक सवाल कल होमवर्क में दिया था, उसमें क्वेश्चन 3 था पेज नंबर 110 पे। तो इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ था, इसलिए बहालत मजबूरी हमने 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर लिया था। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, ये कर लिया था, इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था, इसलिए हमने नोट दे दिया था कि हमने मजबूरन किससे कंपेयर किया, सिर्फ 1/3 ऑफ सैलरी से। एनओटीज, एनओटी मैंने आपको बताया था पेंशन जैसी चीज़ है, लेकिन इससे टैक्स ट्रीटमेंट पेंशन जैसी नहीं है। एनओटीज पेंशन की तरह रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती हैं, रिटायरमेंट के बाद इनकी टैक्स ट्रीटमेंट ये है कि इनको आप टैक्सेबल करेंगे। पेंशन को तो आप एग्जाम करते हैं ना, इनको टैक्सेबल करेंगे। एनओटीज आर टैक्सेबल एज सैलरी, ये टैक्सेबल है इवन इफ इट इज पेड वॉलंटरीली। वॉलंटरीली होता है एम्प्लॉयर खुशी से दे देता है, कई दफ़ा तो एम्प्लॉयर खुशी से नहीं दे रहा होता बल्कि एम्प्लॉय की मिन्नतें करने पे दे रहा होता है। तो चाहे एम्प्लॉयर ने ये पैसे खुशी से दिए इवन इफ इट इज पेड वॉलंटरीली, या एम्प्लॉयर ने खुशी से नहीं दिए बल्कि एम्प्लॉयर ने जो है वो एम्प्लॉय के कहने पे दिए, दोनों सूरतों में ये टैक्सेबल है। ऑल द एनओटीज आर टैक्सेबल इन नॉर्मल मैनर, सारी एनओटीज टैक्सेबल हैं, इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से। ओके, नेक्स्ट, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट या पेमेंट इन लीव ऑफ लीव वगैरह अल्फाज हमने पढ़े थे, ये सारे के सारे अल्फाज टैक्सेबल हैं, ये सारे टैक्सेबल हैं। लेकिन अगर लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही हो तो फिर ये एग्जाम्प्ट है, और ये पेपर में न्यूमेरिकली टेस्ट होने का कोई खास चांस नहीं है। लीव इनकैशमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही हो तो ये एग्जाम्प्ट है। एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव इफ रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। असल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जब रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ रिटायरमेंट, इसको कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ लीव। आप अपनी लीव छुट्टियां इनकैश कर रहे होते हैं, यानी बहुत सारी छुट्टियां आपकी इकट्ठी हुई होती हैं और आपने नहीं ली होती, तो गवर्नमेंट खुश होकर कुछ पैसे देती है, इसे कहते हैं लीव इनकैशमेंट। तो ये पैसे हैं लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की तैयारियां करते हुए आपको जो पैसे मिले, वो लीव इनकैशमेंट की अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट होगी, टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर वाजे तौर पे पेपर में सवाल आ जाए इफ रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट से मिली है, तो अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिली है तो ये टैक्सेबल होगी। और नॉर्मली पेपर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को न्यूमेरिकल कम ही आता है, तो इसलिए ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल ही हुआ करेगी। जैसे कि पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने, उसमें 1 लाख आया था लीव इनकैशमेंट का, पेज 114 पे। तो ये अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मिली थी या गवर्नमेंट से मिली थी? तो इसका मतलब है फिर इसको हमने क्या किया था, इसको हमने सैलरी में ऐड किया था, बीइंग टैक्सेबल, इसे टैक्सेबल किया था। अनलेस के सवाल में किससे मिल जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। पेज 114 पे था ये। ओके, कहाँ पे थे हम? वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये हमने पढ़ा था इन द चैप्टर 4 में पढ़ा था। लेकिन वहां हमने उस बंदे के एंगल से पढ़ा था जो वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के पैसे दे रहा हो, यानी एम्प्लॉयर के एंगल से पढ़ा था। और यहां हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय के एंगल से। तो एम्प्लॉय को जो वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के पैसे मिलेंगे वो एम्प्लॉय की इनकम में ऐड नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो एम्प्लॉय, कभी भी पेपर में सवाल आ जाए कि एम्प्लॉय को वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के पैसे मिले हैं, तो आपने इसे क्या करना है, एग्जाम्प्ट करना है। चैप्टर 4 में किस एंगल से पढ़ा था, एम्प्लॉयर के एंगल से। एम्प्लॉयर दे रहा था तो उधर डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत थी। इधर किसके एंगल से पढ़े, तो एम्प्लॉय के लिए ये पैसे क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे। ओके, हमने अभी तक कौन सा अलाउंस ऐसा पढ़ा हुआ है जो एग्जाम्प्ट है, रिलोकेशन।
रीलोकेशन जो हजरात पढ़े हैं साथ साथ वो बोल भी रहे हैं, बाकी शो देखने आते हैं, और ऐसे फ़ायदा कोई नहीं होता ऐसे क्लासें लेने का। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक छुट्टी बंदे को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। अच्छा, रीलोकेशन अलाउंस, रीलोकेशन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, तो उसको शिफ्टिंग की कॉस्ट पे कर रहा है, तो इसे कहते हैं रीलोकेशन अलाउंस। तो रीलोकेशन अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा था, सैलरी में एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रीलोकेशन अलाउंस ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है या और भी अलाउंसेज होते हैं? हाउस रेंट अलाउंस होता है, यूटिलिटीज अलाउंस होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, हजारों किस्म के अलाउंस है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। तो उसमें से सिर्फ एक अलाउंस माफ है, रीलोकेशन अलाउंस। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बाहर के मुल्क में पोस्टिंग हो जाए उसकी, अगर किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बाहर के मुल्क में पोस्टिंग हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में उसे सारे अलाउंसेज माफ हैं। बाहर के मुल्क में उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, बाहर के मुल्क में उसे यूटिलिटी अलाउंस मिल रहा है, बाहर के मुल्क में उसे डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, ऑल इज एग्जेम्प्ट। एनी अलाउंस, एनी से मुराद है ऑल, एनी मीन्स कोई भी, ऑल, सारे अलाउंसेज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। पे करने वाली कौन है? गवर्नमेंट। किसको पे कर रही है? पाकिस्तान के सिटीजन को। लेकिन वो नौकरी कहाँ कर रहा है? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से बाहर नौकरी कर रहा है। तो ये चार छोटी छोटी बातें इनको याद कर लें। एनओटीज टैक्सेबल हैं लेकिन पेंशन माफ है। लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को माफ है, वैसे टैक्सेबल है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के पैसे एम्प्लॉयर के लिए डिडक्टेबल अलाउंस है और एम्प्लॉय के लिए ये पैसे एग्जेम्प्ट है। और अलाउंसेस सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं सिवाय रिलोकेशन अलाउंस के। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को बाहर के मुल्क भेज दे तो फिर वहां मिलने वाले उसे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे? बोले बोले बोले, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, चाहे हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे डीएनएस अलाउंस हो, चाहे यूटिलिटीज अलाउंस हो, व्हाटएवर द अलाउंस में बी। जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिर्फ। पेज 107। ओके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इलाज की सहूलत के लिए उसको ये कह सकता है कि मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रुपया दूंगा। इसे कहते हैं मेडिकल अलाउंस, लगा बंदा कैश। और इस अलाउंस के देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि तुमने 12,000 का इलाज कराया, 10,000 का इलाज कराया, 13,000 का इलाज कराया। एम्प्लॉयर को इससे कोई कंसर्न नहीं। इसे कहते हैं मेडिकल अलाउंस। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस देना पसंद ना करे तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इलाज की सहूलत दे देता है कि भाईजान आप जो है वो जिना हॉस्पिटल के अंदर चले जाना, वहां पर आप दिखाना कि आप पेप्सी में नौकरी कर रहे हो। तो पेप्सी के डायरेक्टर्स ने जिना हॉस्पिटल के बड़े जो है डॉक्टर्स उनसे बात कर ली है, तो वो आपका मुफ्त इलाज कर दिया करेंगे। तो एम्प्लॉयज को आप किसी अस्पताल भेज देते हैं, वो अस्पताल वाले ये साबित हो जाए कि ये आपका ही एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का मुफ्त इलाज कर देते हैं। और मेडिकल रीइंबर्समेंट ये होती है कि एम्प्लॉय किसी डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज करवाएगा, इलाज करवा के बिल लेगा, बिल आके एम्प्लॉयर को देगा, एम्प्लॉयर उससे रीइंबर्स कर देगा। तो फैसिलिटी और या रीइंबर्समेंट दिखने में तकरीबन यहाँ एक ही जैसी ट्रीट होंगी। द रीजन इसके फैसिलिटी का मतलब यह है कि एम्प्लॉयर ने आपको इलाज की सहूलत दे दी है, और रीइंबर्समेंट का मतलब यह है कि आप अपना इलाज खुद करवाएंगे, बाद में एम्प्लॉयर आपको पैसे दे देगा। इन दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। अच्छा, इन दोनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। अच्छा, अब अगली बात यह है कि आप मिसाल के तौर पे लाहौर से रावलपिंडी जा रहे थे, तो बस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें यह लिखा हुआ था कि हम आपको एक तो लाहौर से रावलपिंडी लेके जाएंगे, दूसरा ये लिखा हुआ था रास्ते में एक दफ़ा आपको रिफ्रेशमेंट करवाएंगे। ये तो टर्म्स में लिखा हुआ था, लेकिन टर्म्स में ये नहीं लिखा हुआ था कि कलर कहार में रुकेंगे और आधा घंटा वहाँ सैर करेंगे। तो उन्होंने कलर कहार रोका था कि आप आधा घंटा सैर कर लें। तो ये टर्म्स के मुताबिक उन्होंने आपको फैसिलिटी दी, या टर्म्स में एग्री नहीं हुआ था फिर भी फैसिलिटी दे दी? टर्म्स में एग्री नहीं हुआ था फिर भी फैसिलिटी दे दी। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का आपस में रिश्ता होता है, रिश्ता मीन्स ये नहीं कि निकाह पड़ा जाता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का आपस में रिश्ता तय पाता है तो उस वक्त एक टर्म्स तय होती हैं। उन टर्म्स में हो सकता है लिखा हो कि आपको फैसिलिटी मिलेगी, हो सकता है उन टर्म्स में यह लिखा हो कि हम आपको फैसिलिटी देने के मजाज नहीं हैं। लेकिन एम्प्लॉय बीमार हो गया तो एम्प्लॉयर ने सोचा यार टर्म्स में लिखा तो नहीं हुआ था, लेकिन चल खैर है, तो ये फिर भी ये फैसिलिटी दे ही देता हूं, क्या याद करेगा। तो क्या इज इट पॉसिबल कि टर्म्स में लिखा हो और एम्प्लॉयर ये फैसिलिटी दे? जी बिल्कुल, फिर तो देगा ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टर्म्स में ना लिखा हो कि मैं तुम्हें ये सहूलत दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सहूलत मिल जाए। इज इट पॉसिबल? तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज मेडिकल अलाउंस में नहीं है, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज मेडिकल अलाउंस में नहीं है। तो मेडिकल अलाउंस का मतलब है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लगा बंदा कैश दे दिया, उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से नहीं पूछता कि तुमने कितने का इलाज करवाया।
और मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इलाज करवाता है, और हो सकता है वो नौकरी के माहदे में लिखा हो तो इलाज करवा रहा हो सकता है नौकरी के माहदे में ना लिखा हो फिर भी क्या करवा रहा हो, इलाज करवा रहा हो। अब टोटल पेपर में 5 सिनेरियोज बनते हैं। कभी पेपर में ये वाला सिनेरियो आ जाता है कि पहले एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कहा कि तुम्हें इलाज करवा दूंगा जैसे कि नौकरी के माहदे में लिखा हुआ था। दूसरे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कहा कि तुम्हें नौकरी के माहदे में तो नहीं लिखा हुआ, चलो सुने तुम बीमार हुए हो, तुम्हारा इलाज करवा देता हूं। तीसरे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ने बुला के कहा कि तुम्हें कोई सहूलत नहीं है इलाज की, तुम्हें हर महीने लगा बंदा कैश मिला करेगा। और चौथा एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयर का महबूब एम्प्लॉय था। चौथे एम्प्लॉयर को बुला के एम्प्लॉय ने कहा जिगर इधर आओ, तुम जो है तुम्हें लगा बंदा कैश भी दूंगा और तुम्हें इलाज की सहूलत भी दे रहा हूं, तुम्हें 2 बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा और तुम अस्पताल में जाके इलाज भी करा लिया करो, इसके अलावा 10-20 हजार मेरे से हर महीने अलग से ले भी लिया करो। और पांचवी सूरत पेपर में यह बन सकती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं तुम्हें मेडिकल अलाउंस भी दूंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा तो नहीं, लेकिन जब बीमार हो तो एम्प्लॉयर उसका इलाज करवा दे। तो ये 5 सिनेरियोज हैं जो पेपर के अंदर जो है वो टेस्ट होते हैं। पेज 107 पढ़ें। फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट है लेकिन एज पर टर्म्स। फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट है एज पर टर्म, जिसको मैंने ऑप्शन 1 कहा है। क्योंकि फैसिलिटी एज पर टर्म्स है, आपने पहले वाले एम्प्लॉय को बुला के कहा था मोहतरम हम आपका इलाज कराया करेंगे मुफ्त में, आप फलां अस्पताल में चले जाया करो, और ये नौकरी के माहदे में भी तुम्हें याद होगा हमने बात लिख दी थी, इसलिए हम अपनी बात पे कायम है, तुम्हारा मुफ्त इलाज करवा दिया, 2.5 लाख रुपए का एम्प्लॉय का ऑपरेशन हुआ, मुफ्त करवा दिया। ये सारा बेनिफिट माफ है, इसमें से कुछ एम्प्लॉय की सैलरी इनकम ऐड नहीं होगा। कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि नेशनल टैक्स नंबर अस्पताल या क्लिनिक का होना चाहिए, यानी ऐसे ही कोई पिछली गली वाला अस्पताल नहीं होना चाहिए, उसका नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए अस्पताल का, रिनोन्ड अस्पताल हो। एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो सेटिस्फाइज एंड अटेस्ट द मेडिकल हॉस्पिटल बिल्स, और मेडिकल हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं एम्प्लॉयर उस पर साइन करे कि ये बिल जाली नहीं है, ये बिल जनवन है। दूसरे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर ने बुलाया और एम्प्लॉयर ने बुला के कहा भाईजान तुम्हें मेडिकल की सहूलत दे देते हैं लेकिन ये मेरा तुम पे एहसान होगा, याद रखना तुम्हारी नौकरी के माहदे में मैंने नहीं लिखा था ये। ऐसी सूरत में लॉ मेकर कह रहे हैं ये आप इसको एक बेनिफिट दे रहे हैं इसलिए इसको इसकी सैलरी में क्या कर दो, ऐड कर दो। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं तुम्हें ओनली मेडिकल अलाउंस देता हूं एंड नो फैसिलिटी, कोई तुम्हें फैसिलिटी नहीं है, कोई तुम्हें रीइंबर्समेंट नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो मेडिकल अलाउंस माफ हो जाएगा। किस हद तक? अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। क्लियर? अबू बकर ये नईम साहब को बता दें, आखिर से 2 बेंच ना इनको अपलिफ्ट करा दें, ऊपर उठवा दें, ये जात से बता देना आज ही, फिर 3-4 दिन में वो कर देंगे। ओनली मेडिकल अलाउंस एंड नो फैसिलिटी, तो इसको एग्जाम कर देंगे अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा तुम्हें लगा बंदा कैश भी दूंगा, तुम्हें इलाज की सहूलत भी है, लेकिन ये याद रखना इलाज की सहूलत तुम्हारी नौकरी के माहदे में मैंने लिखी हुई थी, तो वही बात जो मैंने तुमसे की थी मैं उस पर कायम हूं। तो अलाउंस भी मिल रहा है और फैसिलिटी भी मिल रही है, लेकिन फैसिलिटी क्या है? एज पर टर्म्स, एज पर टर्म्स। तो क्या मिल रहा है जी? अलाउंस भी मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है, कौन सी वाली? एज पर टर्म्स वाली। क्योंकि अब फैसिलिटी एज पर टर्म्स है तो इसको हम कर देंगे माफ, लेकिन अलाउंस को आप फुली टैक्सेबल कर देंगे क्योंकि 2 चीजों को माफ नहीं कर सकते हम। तो फैसिलिटी एज पर टर्म्स होने की वजह से माफ हो, और अलाउंस अब माफ नहीं होगा, अलाउंस क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल। और आखिरी सिनेरियो, अलाउंस भी दिया जा रहा है और फैसिलिटी भी दी जा रही है ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लेकिन ये फैसिलिटी क्या है? नॉट एज पर टर्म्स। मैं आपके समझने के लिए इस पेज पे लिख रहा हूं, हालांकि किताब पे अगले सफे पे लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन दबा गलती से अगले सफे पे चला गया हुआ है। अच्छा, अलाउंस भी दिया जा रहा है, फैसिलिटी भी दी जा रही है, लेकिन फैसिलिटी क्या है? नॉट एज पर टर्म्स। तो ये देखें, अलाउंस भी दिया जा रहा है और फैसिलिटी भी दी जा रही है, लेकिन ये क्या है? नॉट एज पर टर्म्स। तो फैसिलिटी नॉट एज पर टर्म्स होने की वजह से टैक्सेबल, और अलाउंस 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 फिर माफ हो जाएगा। एक चीज तो माफ करें ना, अलाउंस माफ हो जाएगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और फैसिलिटी इज फुली टैक्सेबल, फिर फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल।
1 2 3 4 5। जी, एक मिनट, सवाल लेता हूं आपको। अच्छा, अगर मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स है तो एग्जाम, नॉट एज पर टर्म्स है तो, और याद रखिएगा सिर्फ ये मिल रही है, अलाउंस नहीं मिल रहा, और सिर्फ अलाउंस मिल रहा है तो अप टू 10% ऑफ बेसिक। अलाउंस भी मिल रहा है और फैसिलिटी एज पर टर्म्स वाली मिल रही है। अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा और फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और पांचवा सिनेरियो ये है कि अलाउंस भी मिल रहा है और फैसिलिटी भी मिल रही है, लेकिन फैसिलिटी कौन सी है? तो फैसिलिटी नॉट एज पर टर्म्स की वजह से टैक्सेबल हो जाएगी और अलाउंस। जी भाई, किसी ने सवाल पूछना है सवाल पूछ लें, मीनवाइल आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर दें मुझे अगले सफे पे। यही सारे रूल लगेंगे जो अभी पढ़ाए हैं। क्या चीज? फिर तो सोच में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 अगले सफे पे। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, वली मैंने पहुंच जाने, आपने बेसिक सैलरी को भी 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। रोजाना आ रहे हो या छुट्टी कर रहे हो? डेली आ रहे हो? पक्की बात, रोजाना आ रहे हो? तो छुट्टी करने वाले तो नहीं बैठे? वालेकुम सलाम। इधर से कैसे देख रहे हो? उधर आके बैठा करो, आ जाते ना। से पूछे दरमियान में मैंने शिफ्ट करने की बात है, ये कब तक होगा? पूछ के जरा बताएं मुझे। अच्छा यार, ये पूरा लिखा करें, BSDA ये ना लिखा करें, पूरा लिखा करें, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये आदत बढ़ जाएगी। मैं अगर वक्त की कमी की वजह से एब्रीवेशन यूज करूं तो आप वक्त की ज्यादती की वजह से एब्रीवेशन यूज ना किया करें। अच्छा, बेसिक सैलरी 40,000 जरा 12, आगे क्या? DNS अलाउंस 4,000 जरा 12, 48,000, आगे जी 6,000 जरा 12, आगे क्या? मेंटल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। अच्छा, मेडिकल अलाउंस भी है और हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी भी है, और ये नॉट एज पर टर्म्स है। तो ये सिनेरियो बनेगा पांचवा। देखें इधर, अलाउंस भी है और ये वाली चीज है, तो ये नॉट एज पर टर्म्स होने की वजह से फुली टैक्सेबल हो जाएगी। और फिर एक चीज टैक्सेबल हो गई है तो इसको क्या कर देंगे? एग्जाम, आफ्टर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जी बताएं क्या लिखूं? मेडिकल अलाउंस, इसको क्या करना है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट करना है, लेकिन पहले पता तो चले मिला कितना है। इनर कॉलम में इसलिए लिखना है कि इसको माफ करना है।
लेस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ, जी कितना, आगे फैसिलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन, इसे आप टैक्सेबल कर दें कितनी, 50,000, टैक्सेबल बीइंग नॉट एज पर टर्म्स, वट एवर द टोटल में बी, वट एवर द टोटल में बी। ओके, टोटल में क्या रखा है, तो शेल का पेट्रोल होना चाहिए। अच्छा जी चलें, अच्छा ये अब क्वेश्चन 1 2 3 कर आइएगा, वरना ना ये बच्चों के दिमाग की दही बनी रहती है, पांचों में से कौन सा सिनेरियो आया है कौन सा नहीं आया। तो मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल कराई है, तो ऊपर वाले 3 सवाल अकेले में बैठ के घर में किचन में आपने करने हैं। क्वेश्चन 1 2 एंड 3। फ्रिज के पास बैठ जाया करें, फ्रिज खोल के आजकल। अच्छा आगे चलें, बस ठीक है काफ़ी है, एक न्यूमेरिकल करते हैं आज ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए चैप्टर 3 रिवाइज करने का। चैप्टर 3 आप लोगों ने क्योंकि अभी तक रिवाइज नहीं किया हुआ, तो चैप्टर 3 को फारा कर दें अभी टाइम निकाल के आज ही, तो ना ये फिर लटके रहना है। एक छोटी सी प्रोविजन हमारी कैपिटल गेन में रहती थी, उसको ज़रा कर लें। पेज नंबर 227 पे, पेज नंबर 227। ओके, इसमें ना पहले मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा आपको एक पॉइंट पे 227 पे। उमर ने ज्वेलरी अब्बू से गिफ्ट में ली है, उसके अब्बू ने कितने की खरीदी थी, जब अब्बू ने बेटे को गिफ्ट में दी तो फेयर वैल्यू, बेटे ने कितने की बेच दी, बेटे की कॉस्ट क्या ली थी हमने, अब्बू की कॉस्ट या बेटे के जिस दिन मिली उस दिन की फेयर वैल्यू। तो हमने ये कहा था अब्बू की कॉस्ट इग्नोर करेंगे, बल्कि जिस दिन बेटे को मिली उस दिन की फेयर वैल्यू कॉस्ट ट्रीट की जाएगी। 15,000 में से कितना माइनस किया था, 12,000, और 3,000 का गेन आया था। क्लियर? ओके अच्छा बेटे ने गिफ्ट अपने पास रखा था या डिस्पोज कर दिया था, आए हुए क्लास में तो अटेंटिव रहें। बेटे ने गिफ्ट अपने पास रखा था या डिस्पोज कर दिया था, डिस्पोज कर दिया था। 3 सूरतें बन सकती हैं पेपर में। एक सूरत यह बन सकती है कि क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी ना बताए, किस बारे में वो भी मैं बताता हूं। दूसरी सूरत यह हो सकती है पेपर में कि एग्जामिनर एक लाइन लिखे कि कमिश्नर का ख्याल है डेट बाप बेटे ने मिलकर टैक्स बचाने की नीयत नहीं की, बाप बेटे ने खुलूस नीयत से काम किया था, टैक्स बचाना इनका कोई मकसूद नहीं था। तीसरी सूरत यह हो सकती है कि पेपर में एक लाइन लिखी हो जो कि एक खतरनाक लाइन है, कमिश्नर इज ऑफ द व्यू, कमिश्नर का ख्याल है कि बाप बेटे ने मिली भगत किया है, पीएम सीएम ने सॉरी बाप बेटे ने मिलकर मिली भगत की है। कमिश्नर इज ऑफ द व्यू डेट यू हैव ट्राइड टू अवॉइड टैक्स, कमिश्नर का ख्याल है कि बाप बेटा मिलकर कोई गड़बड़ कर रहे हैं और इन्होंने टैक्स बचाने की नीयत की है। तो 3 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह होगी पेपर में लिखा होगा कि कमिश्नर ने सोचा है कि ये टैक्स बचाने की नीयत नहीं कर रहे, या ऐसा भी पेपर में लिखा हो सकता है कमिश्नर ने सोचा है ये टैक्स बचा रहे हैं जानबूझ के। और तीसरी सूरत यह सवाल साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रहा कि ये लोग टैक्स बचाने की नीयत है या टैक्स मारने की नीयत है। ओके, वैसे तो टैक्स अवॉइड करना मैंने बताया था लीगल है, लेकिन यहां अवॉइड से मराद इवेजन ही है, वो टैक्स मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बाप बेटा मिलकर टैक्स मारने की कोशिश करें तो ये सिनेरियो होगा, बाप बेटा मिलकर टैक्स ना मारने की कोशिश करें तो ये सिनेरियो होगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी हम यही वाला सिनेरियो कंसीडर करेंगे कि बाप बेटा अच्छे बच्चे हैं, दोनों बड़े हो गए हैं, तो ये दोनों टैक्स बचाने या मारने की इनकी कोई नीयत नहीं है। अच्छा, अब अगली बात ये राइज होगी कि इसमें मिली भगत हो कैसे सकती है, वो समझने की कोशिश करनी है। असल में ना ये सवाल साइलेंट है, ये जो अभी मैंने आपको कराया है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ बाप बेटे ने मिली भगत की या नहीं की। तो इसमें हम ये अज्यूम करेंगे बाप ने बेटे को गुड फेथ में गिफ्ट दिया है, क्योंकि अगर बाप की नीयत में खोट होता तो फिर यहां टैक्स सेविंग के लिए भी गिफ्ट दिया जा सकता था। वो क्यों? फर्ज करें बाप चाहता है कि मुझे गेन कम आए, तो बाप क्या करे, बाप बेटे को गिफ्ट दे, गिफ्ट देने की वजह से अब बेटे के पास चीज चली गई तो बेटे की कॉस्ट क्या होगी, 12,000। बेटे की कॉस्ट क्या होगी, 12,000 वाली चीज 15,000 की बेची, तो ओवरऑल फैमिली को गेन कितना आया, 3,000।
अगर बाप बेटे को ना गिफ्ट करता और खुद ही बेचता, तो बाप ने कितने का खरीदा था? 10 का। थोड़ा वेट करके बाप बेचता तो 15,000 का बिकता, बेटे को ना देता गिफ्ट तो कितने का बेचता? तो अगर 15,000 का बेचता बाप तो गेन कितना आता? 5,000। अब जरा इस पॉइंट में से बेटे को गिफ्ट करने वाली बात अगर मैं निकाल दूं तो फिर बाप की तो जान निकल जाएगी कि 10,000 की चीज खरीदी, 15,000 की चीज बेची, 5,000 का गेन आ गया। तो मुझे बताएं, क्या बेटे को गिफ्ट करने से फिलहाल बाप को फायदा या ओवरऑल फैमिली को फायदा हो गया? क्या फायदा हो गया? कि कॉस्ट 10,000 से शूट अप करके 12,000 पे चली गई है, जिसकी वजह से 12,000 वाली चीज 15,000 की बेची तो गेन कम हो गया। अब सवाल यह है कि हम उनके दिलों के अंदर तो नहीं घुसे हुए कि उनकी नीयत क्या थी, कि बाप ने गिफ्ट गुड फेथ में दिया था, या बाप ने गिफ्ट देते हुए ये सोच रहा था ये गिफ्ट गिफ्ट के लिए नहीं दे रहा, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि बेटा आगे इसको बेचे और वो मुझे जो हाई गेन आने वो गेन कम हो जाए। तो अब अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करेंगे? इन दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे? जब बेटा बेचने जाएगा ज्वेलरी तो कॉस्ट क्या लेंगे? फेयर वैल्यू। किस दिन की फेयर वैल्यू? जिस दिन उसको ट्रांसफर हुआ, यानी 12,000 और 15,000 का डिफरेंस लेंगे। क्लियर? लेकिन अगर साबित हो जाए कि बाप और बेटा आपस में मिली भगत करके मिले हुए हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर इनकी जान लेंगे और फिर हम कॉस्ट क्या लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल? तो कॉस्ट 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 ही लेंगे। लेकिन कॉस्ट किसकी वाली? बाप वाली या बेटे वाली? बेटे वाली तो आप इग्नोर कर दें, वो तो गिफ्ट देना एक फॉर्मेलिटी सी था, 2 नंबर तरीका था लॉ मेकर को धोखा देने के लिए। अब बाप वाली कॉस्ट लेंगे तो कॉस्ट ऑफ किसकी लिखूं? अच्छा मुझे ये बताएं, गिफ्ट देने वाले की इंग्लिश क्या है और गिफ्ट लेने वाले की इंग्लिश क्या है? वैसे अंग्रेजों ने गिफ्ट देने वाले के लिए कोई खास लफ्ज बनाया नहीं हुआ। आप लोगों को मिल गया तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे एटलीस्ट नहीं मिला था। जिन अंग्रेजों ने बनाने की कोशिश की है लफ्ज, उन्होंने गिफ्ट देने वाले के लिए डोनर का लफ्ज बनाया, लेकिन वो डोनर का लफ्ज भी सिर्फ डोनेशन के साथ खास होने की वजह से यहां यूज करना कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम एक अपनी तरफ से लफ्ज डालने लगे हैं जो कि अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए डाल रहे हैं। पेपर मैंने लिख के आना, कॉस्ट ऑफ गिफ्टर। एक होगा गिफ्टर, एक होगा गिफ्टी। गिफ्टी होगा बेटा और गिफ्टर होगा गिफ्ट देने वाला, यानी कौन? बाप। अगेन आई हियर बाय से दैट इट इज नॉट अ वर्ड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं आपको मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिख देने में कोई हर्ज नहीं है। तो बाप की कॉस्ट ही कॉस्ट समझी जाएगी। वो जो कॉस्ट को आपने 10 से 12,000 कर दिया था ना, वो बात फिर इग्नोर कर दी जाएगी। कर लेंगे नोट आप लोग? जब मैं हूं आप कर लिए? खड़े हो जाओ। समझ रहे थे या नोट कर रहे थे? हाँ अभी स्टार्ट किया। पेज नंबर ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको स्क्रीन बताएगी, सर चढ़ के बोलेगी पेज नंबर। बोलिए भाई, इस चीज का सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, कोई ये स्क्रीन को ना थोड़ा सा दरमियान में शिफ्ट करवा दें, इससे फिर गुजारा चल जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन 1-2 दिन शायद लग सकते हैं इसमें। ये जो बॉयज़ लाइब्रेरी ऑक्यूपाई हो जाती है तो 12-1 बजे तक तो इसका कोई हल नहीं है, उस टाइम क्लासेज हो रही होती हैं, लेकिन उसके बाद अब कोई रूम देखा जाएगा जो फ्री कर दिया जाए, ताकि 12-1 के बाद जब बॉयज़ लाइब्रेरी फिल हो जाए तो आप कहीं बैठ सकें। कर दिए? मैसेज आ गया? लाइब्रेरी के बाद लिख दिया, रूम 6 में जा सकते हैं आप। कितने बजे के बाद? अच्छा ओके, बस ना, क्या जान लेंगे इसकी। आपने अब कल से ना रोजाना तैयार होकर आया करना, न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं, इन्हीं तैयारी करके आया करना है। को पिछले हेड्स याद हैं थोड़े बहुते, या वो खोल के उसकी प्रोविजन दिखाई जाएगी तो याद आया करेगा? जी जाएं, वो नुकसान होगा आपको, बाकी आपका अपना डिसीजन है, मेरी तरफ से। अच्छा जी, पेज नंबर 227, पेज 227 एग्जाम्पल पढ़ लें जी, एग्जाम्पल पढ़ लें।
ओके अच्छा, इसमें यार एक और चीज जरा आपने नोट करनी है। जब ये सिनेरियो होगा ना, तो फिर जो गेन आपको पता है, अगर एक साल ज्यादा रख के बेचें तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये वाला सिनेरियो होगा ना, तो फिर वो जो बाप ने जिस दिन 10,000 का खरीदा था उस दिन से होल्डिंग पीरियड गिनेंगे। हाँ, अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो बाप ने जिस दिन 10,000 का खरीदा था उस दिन से होल्डिंग पीरियड गिनेंगे। और अगर ये वाले सिनेरियो होंगे तो फिर बेटे को जिस दिन गिफ्ट मिला था 12,000 जिस दिन उसको गिफ्ट मिला उस दिन से फिर होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। अगर आपने कॉस्ट 12 उठाई है तो फिर होल्डिंग पीरियड भी 12,000 वाले दिन से गिनना शुरू करें, यानी जिस दिन बेटे को गिफ्ट में मिला। और अगर आपने कॉस्ट बाप वाली उठाई है तो फिर डेट ऑफ परचेज भी वही वाली उठाएं जिस दिन बाप ने इसको खरीदा था। तो फिर ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सवाल आ रहा है ये साइलेंट है, ये इसमें दो सिनेरियोज बने हुए हैं। तो क्वेश्चन इस साइलेंट वाला सिनेरियो तो नहीं है। ये सवाल तो इतना चीख चीख के पुकार रहा है कि बाहर निकलने लगा है। मिस्टर उमर रिसीव ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम हिज अबू। उमर ने अपने अबू से ज्वेलरी गिफ्ट में ली है। ज्वेलरी वॉज परचेज बाय हिज अबू फॉर रुपीज 1 लाख। अबू ने ज्वेलरी कितने की खरीदी? 1 लाख की। ये किसकी कॉस्ट है? अबू की। किस साल की? 2012 की। फेयर वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज 3 लाख। 6 साल बाद अबू ने सोचा ज्वेलरी मेरे पास पड़ी पड़ी खराब हो रही है तो चलो बेटे को दे देता हूं। अबू ने 2018 में बेटे को दे दी और बेटे ने 5 महीने बाद जाके बाजार में दे दी। बेटा का भी लेवल है। 3 लाख वाली चीज कितने की बेच दी? 3,30,000 की। बेटे का होल्डिंग पीरियड 5 साल 5 महीने। बेटे का होल्डिंग पीरियड 5 महीने। बेटे ने 5 महीने इसको अपने पास रखा और रख के इसको फारिग कर दिया। क्लियर? Calculate the gain assuming that commissioner has not treated such gift arrangement as a part of avoidance scheme. कमिश्नर ने इसको टैक्स अवॉइड करने की स्कीम नहीं समझा और कमिश्नर से समझा बाप ने बेटे को गुड फेथ में गिफ्ट दिया था। सच्चे अच्छे भले मानस बच्चे हैं और अबू भी बड़े अच्छे बच्चे हैं, तो बस ये नॉर्मल तरीके से। फिर इसको क्या करें? फिर तो इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें। फिर ऐसी सूरत में बेटे की कॉस्ट 3 लाख, कंसिडरेशन तो ए माइनस पी। होल्डिंग पीरियड आप 5 महीने लेंगे। अब होल्डिंग पीरियड 5 महीने लेंगे क्योंकि बेटे की कॉस्ट फेयर वैल्यू वो वाली चीज ले रहे हैं ना। तो कंसिडरेशन कॉस्ट 3 लाख, गेन तो होल्डिंग पीरियड 5 महीने, इसलिए गेन को 75% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा सिनेरियो, कमिश्नर बात करते हुए भी शर्मा रहा है लेकिन कमिश्नर ने बोल दिया कि लगता है बाप बेटा मिले हुए हैं। द कमिश्नर हैज ट्रीटेड सच गिफ्ट अरेंजमेंट एज अ पार्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम। कहते हैं बाप बेटे ने मिल के शहबाज शरीफ को जो है वो डस देने की नियत की है और नुकसान पहुंचाने की नियत की है। तो ऐसी सूरत के अंदर बाप बेटे ने मिल के हुकूमत के साथ हुकूमत का नुकसान किया है। तो ऐसी सूरत में बोलें अब क्या ट्रीट करें? अब a माइनस बी, वेयर a इज द कंसिडरेशन एंड b इज द कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट टू बाप? 1 लाख। अब वो जो दरमियान में 3 लाख वाली चीज हुई है ना, वो सिर्फ धोखा देने की नियत से हुई है, वो थी ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो बोलें जी गेन कितना आ गया? 2,30,000। लेकिन अब क्योंकि बाप वाली कॉस्ट ली है तो वहां से तो थोड़ा बेनिफिट दे देना इनको। गेन को 75% तो मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि अब 2012 वाली चीज 18 में जाके बिक रही है, तो अब ये वाला बेनिफिट तो दें इनको। अब 5 महीने में बिकी या 6 साल बाद बिकी? 6 साल बाद बिकी। 1,725 एंड दिस क्वेश्चन वाज साइलेंट। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है ये साइलेंट था, इसमें मिली भगत की बात ही नहीं थी, तो वो तो नॉर्मल तरीके से फिर आपने डील करना है। लेकिन ये जो अगला सवाल उमर वाला था, 2 उमर वाले सवाल हो गए ना, एक ऊपर वाला उमर एक नीचे वाला उमर। ये ऊपर वाला उमर प्राचा कर लें, नीचे वाला उमर गुजर कर लें। तो ये जो नीचे वाला उमर है इसका सवाल अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया। However, ताहम द कमिश्नर में ट्रीट, अगर चाहे कमिश्नर में ट्रीट सच गिफ्ट अरेंजमेंट एज अ पार्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस स्कीम in case the capital asset acquired through gift is disposed of. In that scenario, transferee shall be treated to have acquired the asset for a cost equal to the cost of the transferor. Transferee कौन है? बेटा। गिफ्टी ट्रांसफरी कौन है? बेटा। और गिफ्ट देने वाला कौन है? In this scenario, beta shall be treated to have acquired the asset for a cost equal to the cost of the बाप। तेरे बाप की कॉस्ट ली जाएगी। तो बाप ने कितने का खरीदा था? 1 लाख इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू। साथ वाले की किताब पे जाके हाईलाइट करें इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू। आज कर दें, इसी तरह दोस्ती बढ़ती है। इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं ली जाएगी बल्कि क्या ली जाएगी? कॉस्ट ली जाएगी। अच्छा भाई, इसमें भी रिलैक्सेशन है एक छोटी सी। अगर बाप और बेटा मिली भगत करके 2 साल के अंदर अंदर बेच दें, बाप और बेटा मिली भगत करके 2 साल के अंदर अंदर बेच दें तो ऐसा है।
लेकिन अगर बाप और बेटे ने मिली भगत की और 2 साल के बाद बेचे तो खैर है, कोई मसला नहीं। तो इधर तो 5 महीने के अंदर बेच रहे थे, इधर 5 महीने के अंदर बेच रहे थे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू थिंग विच आई एम गोइंग टू से। अगर बाप बेटा मिली भगत कर भी लें तो भी एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अगर बाप बेटा मिली भगत कर भी लें तो भी एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि आप फेयर वैल्यू को कॉस्ट ले सकते हैं। कब? जब बाप बेटे ने मिली भगत करने के बाद बेटे के पास वो ज्वेलरी कितना सा पड़ी थी? बेटे के पास 2 साल पड़ी हुई। तो पता ये चला कि बाप बेटा मिली भगत करें और 2 साल के अंदर अंदर बेचें तो ये वाला रूल लगेगा। ओनली इफ सोल्ड बाय गिफ्टी इन 2 years ऑफ रिसीविंग गिफ्ट। ये रूल सिर्फ तब है अगर गिफ्टी बेच दे इस चीज को मिलने के कितने अरसे के अंदर। लेकिन अगर इधर तो गिफ्टी ने 5 महीने के अंदर बेच दिया था, इसलिए जुर्म हो गया था। आखिरी दफा देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। असल में ना इधर ऐसे दो ऊपर देखें, इधर 2 ट्रीज भी बन सकते हैं। इसमें आगे जब बाप और बेटा मिले हों, सोल्ड आफ्टर 2 years, तो सोल्ड आफ्टर 2 years का फिर यही सोल्यूशन होगा, फिर खैर है कोई मसला नहीं। लेकिन सोल्ड विद इन 2 years तो फिर इसका ये सिनेरियो होगा। तो ये वाला सिनेरियो सिर्फ कब एप्लीकेबल है? ओनली इफ सोल्ड बाय गिफ्टी इन 2 years ऑफ रिसीविंग गिफ्ट। इधर 2 years में बेचा या 5 महीने में बेचा? अगर 5 महीने के बजाय 25 महीने बाद बेटे ने बेचा होता तो फिर आप 3 लाख को लेते या 1 लाख को लेते कॉस्ट? 3 लाख को लेते। लेकिन अभी 5 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, तो ऐसी सूरत में हमने किसको कॉस्ट लिया? 3 लाख को, 1 लाख को? 1 लाख को, और उनका गेन बढ़ा के उनकी जान ले लिया। तो मिली भगत की किस सूरत में इजाजत है? अगर आप मिली भगत करके शेयर अपने पास रखे बेटा और कितने साल बाद बेचे, फिर मिली भगत की भी इजाजत है। वो कह रहा है यस सर। अच्छी बात है, मैंने समझा मिली भगत पे यस सर बोला है। चैप्टर 19 में आ जाए जी। ये भी एक किताब में आपकी चैप्टर है, शायद आपको भूल सा गया हो। आज जरा एक फुल फ्लैज न्यूमेरिकल करते हैं एग्जाम लेवल का। पेज 388 आना जरूरी है, रोजाना आना जरूरी है। ये कितने के ऊपर दिल के ऊपर तीर की तरह ये बात बरसती है जब होती है, तो जो छुट्टी करने वाले हैं उनके दिल पे। पढ़ें जी। क्रिएटिव, अम्मी अब्बू खुद क्रिएटिव थे तो उन्होंने बेटे का नाम भी क्या रख दिया? क्रिएटिव। क्रिएटिव इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एट आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर। जो पेज नहीं मिलेगा तो इसलिए 5 सेकंड की खामोशी उन लोगों के लिए जिनको पेज नहीं मिल रहा। ये लेटेस्ट टैक्स ईयर क्या होता है? लास्ट टैक्स ईयर। भाईजान ये कंधे पे वो थक जाएगा। अच्छा, ये ईयर एंड है हमारा 30 जून। इसकी रिटर्न मैंने आपको बताया था बनाते हैं 30 सितंबर को। तो जब हम 30 सितंबर को खड़े होके इसकी रिटर्न बना रहे होंगे तो हम इस साल में देख रहे होंगे ना जी, हम इधर देख रहे होंगे। तो जब 30 सितंबर को खड़े होकर 30 जून के साल की रिटर्न बना रहे होंगे तो ऐसी सूरत के अंदर हम इधर देख रहे होंगे। तो इसलिए इस साल को हम कहते हैं लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेकिन लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद होते हैं हमारे न्यूमेरिकल का करंट टैक्स ईयर, यानी जो हमारे न्यूमेरिकल का साल चल रहा है। तो लेटेस्ट टैक्स ईयर इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। हाँ, इससे पिछला कोई साल होगा उसको आप कहेंगे लास्ट टैक्स ईयर, लेकिन जो हमारा साल जिसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है उसे क्या कहेंगे? लेटेस्ट टैक्स ईयर। तो लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद करंट ईयर है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट इतना चीख के पुकार रही है कि लेटेस्ट टैक्स ईयर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यानी हमारे साल का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और मजे की बात यह है कि सवाल की वर्किंग 2 हमने की हुई है। ये जिन्होंने लेक्चर लिए हैं मैं सारे उनसे मैं बात कर रहा हूँ। इसकी वर्किंग 2 हमने की हुई है। कितनों को याद है? जी बिल्कुल, 2-3 गवाही काफी थे। तो ये वर्किंग 2 इस सवाल की हमने की हुई है। इनका हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट की हुई है। रोजाना आने वालों के लिए पैकेज है। अच्छा, आप शुरू करें जी। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल लें, रजिस्टर पहला सफा छोड़ दें, वो न्यूमेरिकल का फेस बनाएंगे, उस पर दूसरे सफे से वर्किंग शुरू कर दें। वर्किंग 1 वर्किंग 1 करेंगे, फिर हम वर्किंग 2 करेंगे, फिर वर्किंग 3 करेंगे। वर्किंग 2 अब आप घर में जाके दोबारा नोट कर लीजिएगा। वर्किंग 1 बेसिक सैलरी बताएं जी।
3 लाख। भाईजान ये चाचू ने पढ़ना है मंथली कैश रिम्यूनरेशन, ये मंथली है सालाना है? सालाना है माहाना है? माहाना। 3 लाख। इनकम फ्रॉम सैलरी जी, बेसिक सैलरी 3 लाख। जरबे 12 जरब 12 जरबे 12 36 लाख भाई हमारे मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है जी। यूटिलिटीज अलाउंस 15% ऑफ बेसिक सैलरी। 36 लाख का ले लूं या 3 लाख जरब 12 जरब 15% करूं? 3 लाख जरब 12 जरब 15% करूं या 36 लाख का ले लूं? 36 लाख का डायरेक्ट ले लें। कौन सा अलाउंस? यूटिलिटीज अलाउंस। 36 लाख सालाना अमाउंट है, इसी का 15% ले लें। 54,000 वाले होश के नेल लें। 1 0 आगे से कम हो तो मसला हो जाता है। मेडिकल अलाउंस कितना है जी? 20% ज्यादा हो गया, 12% कर लें। 12% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा, मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है, नीचे रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दी हुई है और 1800 गाड़ी दी हुई है और आगे बिल्कुल कोई और डाटा है। तो क्या मेडिकल अलाउंस के साथ कोई और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी मौजूद है? नहीं मौजूद, तो इसलिए खाली मेडिकल अलाउंस है। तो फिर कौन सा वाला? अच्छा यार, ये वेबसाइट का आपको पता है, इस पे असेसमेंट 1 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हो गया, इस पे असेसमेंट 1 का सोल्यूशन भी अपलोड हो गया। तो ये ऑनलाइन वालों का तो मसला नहीं ना, उनका तो वेब पोर्टल मौजूद है, इस पे क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन भी अपलोडेड है। कितने लोगों ने देख लिया था? ओके, तो ये वैसे मैंने अभी किया था 9:15, तो आप लोगों ने 9-10 पे किया। अच्छा, ये वाला असेसमेंट 1 वाला, असेसमेंट 1 वाला, तो ये पिछले वाले इन्होंने देखे होंगे। अच्छा, तो कुछ नहीं, चलता रहता है, जिंदगी का पार्ट है ये चीजें। तो चलें वापस आ जाएं। तो ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वेबसाइट का किसी को ना पता हो यूजर नेम पासवर्ड, तो साथ वाले से 50 रुपए देके पूछ लें। तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं अदर सोर्स के चैप्टर में लिखा था, पता नहीं कहाँ लिखा था, अदर सोर्स के चैप्टर में लिखा था, अदर सोर्स के चैप्टर में। अभी ऑनलाइन वाले भी तस्वीर खींच लेंगे। हाँ, ये इसका यूजर नेम था, ये इसका पासवर्ड था। तो यहां से आप क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन टेस्ट का ले सकते हैं विदाउट गोइंग टू टीए। ओके, लेक्चर यहां अपलोड नहीं होंगे, तेरी सादगी पे कुर्बान जाए गालिब। अच्छा जी, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। तो अभी ताज़ा पढ़ के आए हैं, फ्रेश खस्ता क्रिस्पी तिल वाला। बता दें जी कौन सा सिनेरियो है? सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिल रहा है ना, एंड नो फैसिलिटी वगैरह, तो फिर एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। वैसे मिल कितना है? 12%। माफ कितना होगा? 10%। मेडिकल अलाउंस जी कितना? 36 लाख का 12% मिल रहा है, तो बना कितना? 4,32,000। माफ कितना होगा? लेस एग्जेम्प्ट। अच्छा, इसमें डीएनएस अलाउंस वाला कोई चक्कर नहीं रखा हुआ, इसमें बस 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जैक्ट लेना है। मुझे डीएनएस अलाउंस वाला चक्कर था ना, वो प्रोविडेंट फंड में था। 10% ऑफ 36 लाख कितना आ रहा है आजकल? 3,60,000 भाई फरमानी मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है जी। 72,000 यहां तक नोट कर लें। Okay, next. In addition to above, he was also provided with the following benefits in accordance with the terms of employment. अच्छा, ये बेनिफिट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक होना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने मेडिकल फैसिलिटी को देखना होता है टर्म्स के मुताबिक है या नहीं, तो इनको तो नॉर्मल तरीके से लेके चलें। रेंट फ्री अकोमोडेशन इन अ बंगला सिचुएटेड ऑन अ 500 स्क्वायर यार्ड। तो 500 स्क्वायर यार्ड जो है वो तकरीबन 16 मरले बनता है।
तो 16 मरले वाले चीज को ये बंगला कह रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, तो इसकी मर्जी। जैसे 5 मरले के घर के बाहर कोठी लिखा होता है, तो पॉइंट 1 ये आए के बाद जे कहां से आ गया। रेंट फ्री अकोमोडेशन इन अ बंगला सिचुएटेड ऑन 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट ऑफ अ लैंड, रेंट फॉर अ मिलता जुलता अकोमोडेशन फैसिलिटी इन द करीब करीब का इलाका इज 1,30,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो है वो रीइंबर्स करे पैसे, नो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करे, अकोमोडेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर अकोमोडेशन वाला रूल लगेगा। अकोमोडेशन वाला रूल हम अप्लाई करेंगे यहां पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसलिए पीछे देखे थे वो जल्दी उठ जाएगा। पीछे देखने से बेहतर था पॉइंट 2 पढ़ लेते, ताकि वो आप खुद सोच लेते क्या करना है उसका। टाइम तो जाया नहीं किया करें जिंदगी में। रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ है, घर दिया हुआ है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे दे, तो हम पेपर में किताब का पेज नंबर नहीं खोलेंगे, नहीं सोचेंगे, खोलेंगे पेपर में किताब का पेज नंबर, कोई बोल ही नहीं रहा, पीछे नहीं रहेगा जिगर, ये है, ये पेज नंबर पता नहीं कौन से, अब 95, पेज 95। The value of accommodation provided by an employer to employee shall be higher of 45% of basic salary, या वो पैसे जो दिए जाते हैं अगर घर ना दिया जाता। Note for उस्ताद, if amount that would have been paid by employer had no accommodation been provided is not given in your paper, then you will use the figure of साथ वाले का पेपर, नहीं, then we will compare 45% of basic salary with the fair market rent। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी को किससे कंपेयर करना है, फेयर मार्केट रेंट से। तो बताएं जी फेयर मार्केट रेंट कितना है, क्या मैं कह सकता हूं इसको ये फेयर मार्केट रेंट है? जी बिल्कुल, मिलती जुलती रिहाइश करीब के इलाके में 1,30,000 में मिल रही है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि ये फेयर वैल्यू है। तो अब रूल क्या लगेगा, accommodation provided higher of 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो दिए जाते हैं अगर घर ना दिया जाता, लेकिन वो पैसे गिवन नहीं है जो घर ना दिया जाता, इसलिए बहालत मजबूरी हम फेयर मार्केट रेंट यूज करने लगे हैं, लेकिन फेयर मार्केट रेंट को निकाल के 45% बेसिक सैलरी से कंपेयर करना है, दोनों में से जो हायर होगा उसको ऐड करना है। अच्छा जी, फेयर मार्केट रेंट बोलें कितने, 1,00,000 ज़रबे 12, ये कितना आ गया, 16,20,000, 1.62 मिलियन बोला करो, कुछ को समझ नहीं आती 16,20,000 की जी, 1.56 मिलियन। ओके, मैं समझ लूँ बोल कर रहे थे। अच्छा हाँ, अच्छा ही है। आप बता दें दोनों में से हायर क्या है, कमाल होगी यार, यकीन कर दी तूने यार, भाई कह रहे हैं दोनों में से हायर 16,20,000 है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त हो गई। अच्छा क्या तू, सुभान अल्लाह। जी भाईजान, गाड़ी ने कितनी दफा सीसी की है, 1800 दफा मोटरवे पे सीसी की आवाज आई है। एंड 1800 सीसी कंपनी मेंटेन गाड़ी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दी हुई है, गाड़ी दी हुई है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है, कुछ बच्चे पॉइंट 1 नोट कर रहे हैं, इधर आ जाए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है, दिस कार वाज परचेज 2 years ago, परचेज लीज परचेज लीज परचेज परचेज परचेज, आजकल के बच्चे आर नहीं बोल रहे बीच में, परचेज दे। तो फिर ऐसी सूरत में बोले कितने की खरीदी है, 16 लाख की। तो फेयर वैल्यू है या कॉस्ट है, कॉस्ट से कितने परसेंट लेने हैं, बोथ फॉर ऑफिशियल एंड बोथ फॉर पर्सनल। एम्प्लॉयर को भी बिठा सकते हो, बीवी बच्चों को भी बिठा सकते हो, तो मैं दोनों कामों में इस्तेमाल हो रही है गाड़ी। तो फिर ऐसी सूरत में 5% या 10%, 5%। कार प्रोवाइडेड, कॉस्ट बोले 16 लाख। ये शर्माया जनरेटर के पास करें, इधर लिखवाया करें बस जरा, 5%, 80,000। आगे डेटा इनकम फ्रॉम सैलरी का नहीं है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल करवा दें भाई। आखिरी वाले तीन बेंच अबू बकर, आखिरी वाले इधर पे 3, ये कितना, 59120000।
अगली एडजस्टमेंट रिवाइज कर लेते हैं 1-2 मिनट लगा के। पहले वैसे मैंने करवा दी हुई है इनकम होम प्रॉपर्टी वाली, ये आपको करवाई हुई है, तस्वीर खींचनी है तो खींच लें। ये इनकम प्रॉपर्टी वाली मैंने वर्किंग 2 आपको करवा दी हुई है। जो मोबाइल निकाल रहे हैं क्लास में छोड़ते हैं, हो सकता है फ्रेश ज्वाइन किया हो। अब्बू को सेंड किया तस्वीर, अम्मी को। पॉइंट सी क्या कहा है अबू बकर इसने? तो यार तू जा रहा है अब क्या क्लास है कहीं? हाउस ओन्ड बाय मिस्टर क्रिएटिव हैड बीन लीज्ड आउट बाय हिम एट महीने का किराया ऑफ 50,000। क्रिएटिव ने हाउस ओन किया हुआ है, इसने 50,000 रुपए महीने के किराए के एतबार से दिया हुआ है किराए पे। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर, हमारे साल के मिड में ये लीज एक्सपायर हो गई है, यानी पुराने किराएदार ने आपको झंडी करा दिया और वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। नहीं, पुराने किराएदार ने झंडी नहीं कराया, अगली बात तो बढ़े। क्रिएटिव रिफ्यूज टू रिन्यू द लीज, पुराना किराएदार मिन्नतें कर रहा है। क्रिएटिव अल्लाह तेरा भला करे और तेरी क्रिएटिविटी को बाहर लाए, खुदा के लिए क्रिएटिव यार तू मुझे ये घर लीज पे दे दे, मैं तेरी मेहरबानी तेरी मिन्नतें कर रहा हूं। इन स्पाइट ऑफ टेनेंट्स ऑफर टू रिन्यू द लीज आफ्टर इंक्रीजिंग द रेंट बाय 10%, और कहते हैं क्रिएटिव कान इधर कर 50 ना कर 55 ले ले, घर मुझे दे दे। क्रिएटिव ने कहा हाँ मैं रिफ्यूज करता हूं, निकल जा घर से, चला जा, गेट आउट, चले जाए। तो क्रिएटिव ने ये कह के उसको घर से निकाल दिया। तो हालांकि कितने मिल रहे थे? 55 मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उसको घर से निकाल दिया। और जाते जाते उस पर नोटों की बारिश की इसने, क्रिएटिव ने 3 लाख रुपए उससे सेक्शन 16 वाला एडवांस पकड़ा हुआ था 2 साल पहले, ये इसको वापस कर दिया। 3 लाख रुपए इसको वापस कर दिया। द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज टू कजन। ये अंदर की स्टोरी है। ये जो कामरान इसका कजन था ना क्रिएटिव का, इसने तंग किया हुआ था कि ये मुझे घर किराए पे दे। द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज टू हिज कजन विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई इसे 3 लाख एडवांस टाइप चीज नहीं। ऑन अ मंथली रेंटल ऑफ 48, महीने का किराया कितना? 48। अब मुझे बता दें क्रिएटिव का जो पुराना किराएदार है, क्या वो क्रिएटिव के लिए अनजान है? बोले बोले बोले। और ये जो कजन है ये जानने वाला है, तो क्रिएटिव के लिए जो पुराना किराएदार है वो क्या है? अनजान, और कजन जान। तो अनजान चला गया और जान आ गया, यानी कौन आ गया? कजन आ गया। मुझे बताएं अगर मार्केट के किसी बंदे को घर किराए पे देते, जैसे कि अनजान बंदा था, तो कितना मिलता? 55। लेकिन अब इससे कितना मिल रहा है? 50। हालांकि पुराना बंदा कह रहा था अगले 6 महीने के लिए मुझे 55 पे दे दो, लेकिन आपने कहा भगो। तो अब मुझे बताएं पुराने किराएदार से 6 महीने का 3 लाख, नए कजन नहीं, नया किराएदार, नया कजन नया कजन। तो नए किराएदार से या तो आप एक्चुअल कितना ले रहे हो? 48,000 ले कितना सकते थे? 55, विच एवर इज हाँ यार, ये सैलरी में ऐड हो जाएगा, इनकम प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा। अच्छा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट अब मैं रिवाइज नहीं करा रहा, उस क्लास में बड़ी डिटेल से बात हुई थी। जब पुराना किराएदार जा रहा हो तो फिर कुछ भी ऐड नहीं करते जाने वाले साल में, अनलेस कि नया कोई पैसे ला रहा हो। अब अगर नया कोई पैसे ला रहा होता है ना, तो फिर अगली बात होनी थी कि नया जो पैसे ला रहा है उसको क्या करना है। अभी तो नया पैसे ला ही नहीं रहा, तो पुराने को सिर्फ वापस कर रहे हैं पैसे। इसका क्या करना है जो पुराने को पैसे वापस कर रहे हैं? जाने वाले साल में सेक्शन 16 के 2 में लिखा हुआ था कुछ भी नहीं करना, जाके सेक्शन 16 का 2 पढ़ लीजिएगा। अगर कोई किराएदार घर छोड़ के चला जाए तो जाने वाले साल में ना छेड़ मलंगानू, तो आपने उनको नहीं छेड़ना। हाँ, अगर कोई नया आ जाए और पुराना जा रहा हो, तो फिर मैंने बताया था नए की जो अमाउंट आई है उसमें से माइनस कर दें पुराने की ऑलरेडी टैक्स। वो तो सिनेरियो यहां लगेगा नहीं, ये टोटल कर देंगे। और अब तो गली गली में शोर मच गया, रिपेयर अलाउंस माइनस होता है, हर बच्चे को पता है। आपकी गली में हर बच्चे को पता है रिपेयर अलाउंस हैंड पे माइनस करना होता है। तो ये रिपेयर अलाउंस माइनस करना है। ये वर्किंग 2 का टोटल आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पॉइंट डी, 5 साल पहले की बात बताने लगा हूं आपको। 5 साल पहले की बात बताने लगा हूं, चेहरे शरीफ ऊपर रखें आप। 5 साल पहले हमारा जो क्रिएटिव भालू है उसने परचेज किए थे 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एट अ रेट ऑफ 140 पर शेयर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या इसके फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं 50 शेयर से ऊपर? क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? क्या किसी ऐसी कंपनी ने खरीदे हुए हैं जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज कॉल्ड एज, तो ये पब्लिक धोखा है। असल में ये कंपनी कौन सी है? प्राइवेट। अगर प्राइवेट है तो कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में गिरेगा या कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक? कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम। ओके।
5 years ago क्रिएटिव हैड परचेज 20,000 शेयर्स। 10 रुपए के खरीदे हैं, 140 रुपए के खरीदे हैं? 10 रुपए के खरीदे हैं, 140 के खरीदे हैं, या 10 जमा 140 150 रुपए के खरीदे हैं? बोले बोले जल्दी बताएं भाई। ये 10 रुपए ना शेयर की फेस वैल्यू होती है, इसे हम इग्नोर किया करेंगे। ये खरीदे 140 रुपए के हैं। ये फेस वैल्यू क्या चीज है, आप जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना फिर आपको ये बात समझ आएगी। लेकिन फिलहाल थोड़े मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ आ जाए। आप किसी दुकान के ऊपर गए और वहां पे शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ था $1, पाकिस्तान में किसी दुकान पे गए $1, तो आपने $1 जब उस पर लिखा हुआ देखा तो आपने कहा यार इंपोर्टेड शैम्पू से जरा आज नहा के चेक करते हैं। आपने जेब से पैसे निकाले, आपने 195 रुपए जो है वो दुकानदार को देने लगे कि 195 रुपए का डॉलर हो गया माशाल्लाह, तो मैं आपको 195 रुपए देता हूँ। दुकानदार ने कहा नहीं नहीं भाईजान, ये तो बाहर के मुल्क वालों ने $1 इस पे लिखा हुआ है, मैंने जो स्टिकर लगाना था वो 250 का लगाना था, तो ये मैंने मंगवाया बड़ी मुश्किल से, इधर $1 का इधर नहीं मिलेगा, इधर मैं आपको 250-300 से कम का नहीं दूंगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो चीज की होती है अक्सर हम वो पे नहीं करते, उसके पीछे कई स्टोरीज होती हैं। तो जब कंपनी पहली दफा बनती है ना तो लोग 10-10 रुपए देकर उसके शेयर खरीदते हैं, लेकिन जब कंपनी ग्रो कर जाती है ना तो फिर 10 रुपए का शेयर आपको कहीं से नहीं मिलता। अभी आप बाजार में चले जाएं, पीटीसीएल का शेयर आपको 10 रुपए का नहीं मिलेगा, कंपनी तो बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो ये मिला इसको कितने का, बोले 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 हैं? तो एट रेट ऑफ 140। तो एट रेट ऑफ 140 मींस आपने 140 रुपए का खरीदा। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर्स? मैं बता देता हूं 140। ओके नेक्स्ट, शर्मिलों की क्लास। आफ्टर 1 ईयर, यानी कितने साल पहले? 4 साल पहले। एक्सेलेंट। आज खड़े हुए 4 साल पहले, यानी कि 5 साल के एंड पे खड़ा है ना, 5 साल पहले खड़ा है, तो कहते हैं 1 साल बाद, यानी अगर हम आज खड़े हैं तो 4 साल पहले। अंग्रेजी या टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा आपको, समझ रहे हैं ना? पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था? 5 साल पहले, और उसके बाद क्या लिखा है? 1 साल बाद, यानी आज खड़े हैं तो 4 साल। 4 साल पहले उसको 8,000 बोनस शेयर मिले थे। बोनस शेयर होते हैं कंपनी मुफ्त में शेयर बांटती है, जैसे अबू ने मुफ्त में ज्वेलरी दी थी ना, तो बोनस शेयर होते हैं कंपनी मुफ्त में शेयर बांटती है। ही रिसीव्ड 8,000 बोनस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। उसने कंपनी से 8,000 बोनस शेयर उसे मिले। बोनस शेयर के ना पैसे नहीं देते, ये मुफ्त में शेयर मिलते हैं। कंपनी ने बोनस मुफ्त में शेयर दिए, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू क्या थी? 142। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो चीज हमें गिफ्ट में मिलती है उसकी कॉस्ट क्या होती है? फेयर वैल्यू। तो आप बता दें, हमारे पास इस वक्त एक बास्केट में 20,000 शेयर पड़े होंगे और एक बास्केट में 8,000 शेयर पड़े होंगे। 20,000 शेयर हमने कितने रुपए के खरीदे थे? 140 के। 8,000 खरीदे कितने के? 0 रुपए के। लेकिन इनकी कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पसेस कितनी ली जाएगी? 140। तो हमारे पास इस वक्त बास्केट में कितने शेयर पड़े हैं? 20,000 शेयर पड़े हैं 140 रुपए वाले, और 8,000 शेयर पड़े हैं 142 रुपए वाले, क्योंकि गिफ्ट की कॉस्ट आपको पता है फेयर वैल्यू ली जाती है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, यानी हमारा साल जिसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ड्यूरिंग हमारा साल, ही सोल्ड 75% ऑफ बोनस शेयर्स। इस बास्केट वाले 20,000 बेचे या इस बास्केट के 8,000 में से 75% बेचे? 75% कौन से वाले बेचे? 20,000 जमा 28,000, 28,000 का 75% बेचा, 20,000 का 75% बेचा, 8,000 का 75% बेचा। 8,000 का 75% आजकल कैलकुलेटर पे आ रहा है 6,000 क्वांटिटी। तो 6,000 क्वांटिटी वाले शेयर्स हमने बेच दिए हैं। डन। कितने के? 145 के। वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्यों? प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं। वर्किंग 3, वर्किंग 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। वर्किंग 3 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रिजीम। जी, गेन ऑन शेयर्स A minus B, where A is the consideration। कितने का बेचा और कौन सा वाला बेचा? 140 वाला बेचा या 142 वाला बेचा? 142 वाला बेचा। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, 8,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8,000 का गेन आ जाएगा, लेकिन मैंने तो 8,000 बेचे ही नहीं। 8,000 में से कितने बेचे? 75%, यानी 6,000 बेचे। तो कितनों का गेन अभी निकाल लूं? 6,000 का। बाकी 2,000 जब कभी बेचेंगे तब उनका गेन निकलेगा। फिलहाल 8 की बजाय कितनों का गेन निकालूं? 6,000 का। 18 नहीं, होल्डिंग पीरियड आपने 75% से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में होल्डिंग पीरियड को अगर 1 साल से ज्यादा हो तो 75% से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां 4 साल बाद आपने शेयर बेचे हैं। 5 साल पहले आपने 20,000 खरीदे थे, 4 साल पहले आपको बोनस मिले थे, वो बोनस 4 साल रख के बेचे हैं, तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से। तो ज्वेलरी और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो तो गेन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 75% से मल्टीप्लाई करते हैं। 13,500। डन। $20,000 शेयर कितने के खरीदे थे? 140 के। 8,000 कितने वाले हैं?
142 वाले 8000 में से कितने बेचे? 6000 कितने के बेचे? 145 के। ओके नेक्स्ट पॉइंट ई कल पढ़ेंगे, वो टैक्स क्रेडिट्स है। पॉइंट एफ में भी आखिरी लाइन मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि न्यूमेरिकल का फेस हमने कल सॉल्व करना है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, हमारे साल, ही रिडीम्ड होते सोल्ड, he sold 4000 units of an open-end mutual fund at 58.6. These were purchased 3 years back at 50 per unit. Okay, income from capital gain का चैप्टर, इसमें डब्बे में एक बात लिखी हुई है पेज 230 पे, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नोट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ, पता नहीं क्या क्या चीज सिक्योरिटीज हैं, वाउचर्स ऑफ पीटीसी, डेट सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, अजीब से नाम सिक्योरिटीज हैं। तो इसी तरह सिक्योरिटीज में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी हैं। तो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज आल्सो अ security. If it is security and if it falls under the definition of security, then it is a separate block of income. और याद रखिएगा सेक्शन 37A में मैंने कहा था होल्डिंग पीरियड नहीं देखना होता, बल्कि आपको एक समरी भी करवाई थी जिसमें बताया था कि सेपरेट ब्लॉक में सिक्योरिटीज में कोई फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है 75% वाला। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 75% के होल्डिंग पीरियड एक साल से ज्यादा है या कम है, इन चक्रों में नहीं पढ़ना। तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सी होगी जी? सेपरेट ब्लॉक। ना 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 नॉर्मल रिजीम इज सेपरेट ब्लॉक। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, गेन ऑन सिक्योरिटीज कौन सी? सेपरेट ब्लॉक, नॉर्मल रिजीम सेपरेट ब्लॉक। गेन बताएं जी, ए माइनस बी विद इज द ना 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 50 नहीं 58.6 क्या बोलने लगा था मैं खुद ही मैं चाचू बोलने लगा। 58.6 कंसिडरेशन और 50 कॉस्ट, शर्मीलों की क्लास। 58.6 स्वैप कर लेते हैं, ऑनलाइन वालों को इधर बुला रहे हैं और आप लोग उधर चले जाएं ताकि कोई बोले तो सही क्लास में बैठ के। 58.6 अमान नाम का लड़का था जो कल सवाल पूछ रहा था काफी माशाल्लाह। अच्छा 58.6 कंसिडरेशन हो गई और 50 क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। 58.6 माइनस 50 कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, देख लें इधर में तो क्वांटिटी कितनी? 4000। भाई फरमाने हैं 34,400 आ रहा है, खत्म करें बात को, आप बस कर दें क्लास मतलब ये था इनका, मुझे जितनी जल्दी इन्होंने बताया ना 34,400। ठीक है यार खत्म करो, छोड़ो पर जो इन्होंने करना है टाइम जाए आके घरों में करें।